हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो हम कूलम्ब्स लॉ की बात करने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था? कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने हमको क्या बताया था? तो दो चार्जेस हैं हमारे, और हमको पता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हमें कूलम्ब्स लॉ ही बताता है। ठीक है, तो दो चार्जेस आपके पास, एक ये वाला चार्ज मैं मान लेता हूं, एक ये वाला चार्ज, ये Q1 है और ये चार्ज है आपका Q2। दोनों चार्जेस को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और इन दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने R। ये जो चार्जेस हैं ये हमको मानने होते हैं पॉइंट चार्ज। आपका जो कूलम्ब्स लॉ है वो ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि अब इस चार्ज के, जिस मटेरियल के ऊपर ये चार्ज है ना, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है आपका, तो इस इलेक्ट्रॉन की डायमेंशंस, इस इलेक्ट्रॉन का साइज या फिर इस इलेक्ट्रॉन का डायमीटर ये बहुत ही कम होना चाहिए। तो हमारे जिस मटेरियल के ऊपर चार्ज है उस मटेरियल के जो डायमेंशन है वो बहुत ही कम होने चाहिए। किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस के कंपैरिजन में। जिस डिस्टेंस के ऊपर हम बात करना चाहते हैं तो आर के कंपैरिजन में इस चार्ज के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही क्या है? कम है, बहुत ही छोटे हैं, ना के बराबर हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये दोनों के बीच आर डिस्टेंस है और दोनों का मैग्नीट्यूड हमको पता है Q1 और Q2 है। तो इन दोनों के जो बीच का फोर्स है, फोर्स F, वो क्या बताया गया? तो कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, तो मैं इसको लिख देता हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional to square of distance between them। क्या पता चला हमको यहां से कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो F इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पे जो K है ये हमारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कुछ 1/4πε0। इस कांस्टेंट को हम इस पैरामीटर से डिफाइन करते हैं 1/4πε0। ये एप्सिलन है आपका, ये नोट मैंने लगा दिया है। ये मीडियम की हम बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं वो फिलहाल आपके वैक्यूम के अंदर हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू बताई मैंने वो बताई 9 इंटू 10⁻⁹। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अच्छा, इसमें जो एप्सिलन नोट है ये क्या चीज है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एप्सिलन नोट क्या होता है आपका? तो
इसको हम बोलते हैं एप्सिलन। और ये जो नोट मैं लगा रहा हूं ये मैं वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं। अगर ये किसी और मीडियम में दोनों चार्ज होते तो मैं एप्सिलन ऑफ दैट मीडियम लिखता, जिस मीडियम की हमको बात करनी है। ठीक है, तो ये एप्सिलन, इस सिंबल का नाम एप्सिलन है। इस सिंबल को हम एप्सिलन बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है आपका परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी। और अगर मैं नोट लगा देता हूं तो ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी हम इसको बोल देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, ये होती है 8.854 10⁻⁻12। ये इसकी यूनिट होती, ये इसकी वैल्यू होती है हमारी एप्सिलन नॉट की। ओके, तो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला क्या बनने वाला है, हम देख रहे हैं। फॉर्मूला जो फोर्स का बनेगा यहां से, वो बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा, ये जो कांस्टेंट K आ जाएगा ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट K, तो कांस्टेंट K ये, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। मैंने बताया एप्सिलन नॉट क्या होता है, इसको हम एप्सिलन बोलते हैं। इस सिंबल का नाम देखो, ये E होता है आपका, ये है आपका एप्सिलन। ठीक है ना, ये एप्सिलन है, ग्रीक लेटर है ये। ओके, तो ये एप्सिलन बताता क्या है हमको, बात हमको ये भी करनी है। ये एप्सिलन नॉट, ये एप्सिलन, ये बताता क्या है हमको, तो ये वो फैक्टर है जो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। हम अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम लेते हैं और मान लेते हैं अब दोनों चार्जेस को मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी में फोर्स की वैल्यू कुछ अलग आने वाली है और वैक्यूम में फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग थी। ठीक है, तो एक ऐसा फैक्टर जो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है वो है ये एप्सिलन आपका। ठीक है, तो ये जो एप्सिलन है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंड्स, इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड होती है। तो डिपेंड्स ऑन मीडियम। और बताता क्या है, ये हमको दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स आने वाली है उस फोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, तो टेल्स द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। जो हमारे दो चार्जेस के बीच का फोर्स होगा किसी अलग अलग मीडियम में कितना कितना बनने वाला है, ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा बनेगा कितना कम बनेगा, इस फैक्टर को हमारा ये एप्सिलन बता रहा होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला अभी बन चुका है। अगर मैं इस एप्सिलन की और हमारे कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहूं तो ये भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। और फिर हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसी फॉर्मूले की। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या है आपका कांस्टेंट है ना K। अगर इस कांस्टेंट को K लिख लिया मैंने, तो अगर ये K निकालना है मुझे तो K कैसे निकलेगा, F R स्क्वायर Q1 और Q2। यूनिट निकालना इस कांस्टेंट की, तो इस कांस्टेंट की जो यूनिट आने वाली है फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस आपका मीटर स्क्वायर और चार्ज इनटू चार्ज, तो कूलम इनटू कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता क्या है, ये तो आपका K होता है जो कि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट होता है। अगर मैं एप्सिलन नॉट यहां से निकालता हूं तो 1/4 पाई डिवाइडेड बाय इनटू K हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो K की यूनिट होती है उसका इनवर्स अगर हम कर देंगे तो एप्सिलन की यूनिट आ जाने वाली है। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या आने वाली है, इसी को इनवर्स करना होता है आपको। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर्ड, ये हमारी यूनिट बन चुकी है। अब हमको ना वेक्टर फॉर्म देखनी है कूलम्स लॉ की। हम वेक्टर फॉर्म क्यों देखना चाहते हैं, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताती क्या है,
तो हम देखते हैं अभी जो हमारा फॉर्मूला आया है सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है, डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है, उसकी डायरेक्शन को नहीं बता पा रहा है। तो जो हमारा वेक्टर फॉर्मूला होता है वो साथ में डायरेक्शन को भी बताता है। तो इसको देखने के लिए, निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस मान ली है मैंने, वाई एक्सिस मान ली मेरी, और यहाँ चार्जेस मान लिए मैंने। ये हमारा चार्ज है एक, और एक ये चार्ज है। इस चार्ज की पोजीशन को बताने के लिए ये Q1 चार्ज आपका एक पोजीशन वेक्टर मैंने बना लिया, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, पोजीशन वेक्टर हम उसको बोलते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, R1 वेक्टर। यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है आपका, और ये जो Q2 चार्ज है इसकी पोजीशन को बताने के लिए एक पोजीशन वेक्टर है आपके पास, R2 वेक्टर। इस R2 का अगर मुझे मैग्नीट्यूड देखना है तो R2 ही मान लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी R1 ही मान लेते हैं हम यहाँ पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है हमको, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो यहां भी एक डायरेक्शन एसोसिएट कर लेते हैं इसके साथ ही, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं। वैसे एक वेक्टर बन भी रहा है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बताने वाला वेक्टर आपका क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन मैं इस साइड भी ले सकता हूं, वैसे उस साइड भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने ये डायरेक्शन ले ली इस तरफ। और इसका एक नाम, ये आपका फर्स्ट चार्ज है आपका, यहाँ पे है आपका Q1, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है आपका Q2, और इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका बन रहा है इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया R21, ठीक है। ये वेक्टर है, और इस R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मली R मान लिया मैंने, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, R, ठीक है। तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया मैंने, R मान लिया। और अगर मैं R12 वेक्टर लेता, अगर मैं R12 वेक्टर ले लेता तो इसका मतलब क्या है, 12 वेक्टर का मतलब होता कि ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाला एक वेक्टर, लेंथ तो उसकी भी उतनी ही रहती, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है। इस R21 को अच्छे तरीके से डिफाइन करना होता है। अलग अलग बुक में आप क्या पता इसी तरफ पॉइंट करने वाले वेक्टर का नाम R12 लिखा मिल जाए आपको, तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपका R21 क्या है। तो R21 इज ए वेक्टर लीडिंग फ्रॉम, ये कहां की तरफ, कहां से कहां की तरफ लीड कर रहा है, तो लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ ये लीड कर रहा है, इस तरीके से मैंने इसका नाम रख दिया है। आप इसी तरीके से R12 वेक्टर को भी एक नाम दे सकते हो। R12 वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, तो अब हम फोर्स की बात और कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रही हैं। ये चार्ज आपका पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है। तो इस चार्ज के ऊपर ये वाला रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, तो इसने इसको रिपेल किया और इसको ऊपर की तरफ भेजना चाहा, दूर की तरफ भेजना चाहा इसको, ठीक है ना। तो यहां पे फोर्स लग गया, यहां पे एक फोर्स लग गया, फोर्स लगा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस फोर्स का नाम मैंने रख दिया, ठीक है। क्या नाम रखा मैंने, F12। तो F12 क्या है आपका, तो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट के ऊपर फोर्स सेकंड की वजह से, फर्स्ट के ऊपर, देखो मैंने आगे 1 लिखा है तो 1 के ऊपर फोर्स लगा है, यहां मैंने आगे 2 लिखा है तो वो 2 की तरफ आया है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स यहां लगाएगा ना, तो दूसरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगने वाला है, दूसरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगने वाला है, ये होगा आपका फोर्स F21। तो यहां पे आप लिख सकते हो
कि F21 is force on sorry ओके तो अब फोर्स निकाल लेते हैं अपना। मैं F दोनों में से किसी एक फोर्स की बात कर लेता हूं। मैं F21 फोर्स की बात करेंगे अपन, F21, और मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो साथ में वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था कि कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन वाला फैक्टर तो अभी आया ही नहीं हमारा। तो डायरेक्शन देखो, F21 की डायरेक्शन में कोई वेक्टर देख लो, पहले आप कोई वेक्टर देख लो। तो F21 वेक्टर ये है हमारा, इस तरफ है। तो एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया हुआ है जो कि F2 की ही डायरेक्शन में है, जो कि कौन सा है, ये वाला वेक्टर आपका R21 वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर मैं R21 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे तो, लेकिन डायरेक्शन एसोसिएट हो जाएगी इस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा R21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर सिंपली होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या है आपका, R21 वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड खुद R ही तो है हमारा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मैंने यहां पे लिख दिया R। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक जब ये वेक्टर आया है तो एक डायरेक्शन को लेके आया है, तो ये फॉर्मूला अब हमको बताता है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है। और हम देख भी सकते हैं कि R21 वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो F21 की डायरेक्शन भी हमारी यही है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं आगे, F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2। अगर इसको लिख लेता हूं मैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और ये R² यहां पे था ही, तो F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R³ और R21 वेक्टर। ये जो फॉर्मूला बन गया इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके बारे में हमने अब से पहले क्या पढ़ा है कि ये वैक्यूम के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज कर रहा हूं, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है आपकी, ठीक है ना। और ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही क्या होता है, एप्लीकेबल है आपका, ठीक है। तो ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इसमें एक चीज और हम देखना चाहते हैं कि अब मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड चार्ज का जो है वो ज्यादा है और ये वाला क्या है, कम है। तो ये अगर ज्यादा है, 2 वाला अगर ज्यादा है, तो मैं देखना चाहता हूं क्या ये वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। भाई F12 क्या है, फोर्स जो फर्स्ट के ऊपर लगा है, किसने लगाया, सेकंड ने लगाया। तो सेकंड का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो क्या ज्यादा फोर्स लगाता है, या फिर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं फोर्स आपके, अपोजिट तो आपको दिख ही रही हैं डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये इक्वल है, तो हम ये देखना चाहते हैं इक्वल एंड अपोजिट है नहीं है। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं इसके ऊपर हमारी है या नहीं है। ये फॉर्मूला हमारा आ गया है, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूं अलग से। F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R³ R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, हम F12 फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर से हम यहां पे निकाल सकते हैं, जहां जहां 1 2 है वहां पे 2 1 कर दो आप, इतना ही फर्क पड़ने वाला है बस, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे क्या है, देखो
जब मैं F12 फोर्स निकालूंगा तो F12 फोर्स तो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ वाला वेक्टर, नीचे की तरफ वाला वेक्टर आपका R21 है, तो ऊपर की तरफ क्या होता 12 होता, तो यहां सिर्फ क्या आ जाता 12, नीचे तो मैग्नीट्यूड ही आना था, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का। तो सिमिलरली F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहां मैंने लिख दिया R12 वेक्टर। ठीक है, ये मेरा F12 आ गया है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियरली मुझे पता है कि R21 वेक्टर और R12 वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन में। तो अगर दो वेक्टर आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि A वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, अगर वो मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल है, डायरेक्शन में ही सिर्फ अपोजिट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो सेम इन दोनों की सिर्फ डायरेक्शन ही अलग है, R21 की और R12 की, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल ही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड R हम लेके चले हुए हैं। ठीक है, तो जहां जहां R12 है, यहां से देखो यहां से इस नेगेटिव को यहां ले आओ आप, तो R12 को मैं -R21 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब माइनस R21 वेक्टर। R12 को मैंने -R21 से रिप्लेस कर दिया, तो F12 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब R21 वेक्टर। अब ये देखना, इसमें और इसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, तो इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, F21 लिख सकता हूं। तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन F21 वेक्टर। तो बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं कि फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक यू।